ईरान की जंग की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई और मशरक़े वुस्ता में एक नया महाज खुलने जा रहा है। इस बार मैदान सिर्फ तेहरान या तल अबीब नहीं, इस बार निशाने पर है शाम की सरजमीन। और मध्य मुकाबिल खड़ा है एक नेटो रुकन मुल्क तुर्की। और इसी जंग की छाया में एक नाम बार बार सामने आ रहा है जिसका ताल्लुक ना शाम से है ना इसराइल से। वो नाम है पाकिस्तान। सवाल यह नहीं कि इसराइल और तुर्की आमने सामने आएंगे या नहीं, सवाल यह है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या पाकिस्तान महज तमाशाई रहेगा या एक नए दिफाई मुआहदे के तहत खुद को इस आग के करीब पाएगा। 18 अगस्त को इसराइल ने शाम के अंदर एक फजाई अड्डे को निशाना बनाया, सिर्फ इस खदशे पर कि वहां तुर्क फौज तैनात होने वाली थी। अमेरिकी एलची ने खुद खबरदार किया कि यह हमला इसराइल और तुर्की के दरमियान बराह रास्त तसादम का दरवाजा खोल सकता है। और इन्हीं हफ्तों में पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब एक ऐसे मुआहदे से बन चुके हैं जो कहता है कि तीनों में से किसी एक पर भी हमला हुआ, तीनों पर हमला तस्वर किया जाएगा। तो दोस्तों, सवाल बहुत सादा है, क्या पाकिस्तान एक ऐसी जंग के दहाने पर खड़ा है जिसका आगाज ना इसने किया ना इसकी सरहद पर होगा। 7 अगस्त 2026 को मक्का मुकरमा में एक तारीखी लम्हा रकम हुआ। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक ऐसे मुआहदे पर दस्तखत किए जिसे मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे का नाम दिया गया। तजज़ियेकारों ने इसे खित्ते के लिए इनकलाबी लम्हा करार दिया। एक ऐसा इत्तेहाद जो तेल की ताकत यानी सऊदी अरब, नेटो की दूसरी बड़ी फौज तुर्किया और दुनिया की वाहिद मुस्लिम एटमी ताकत पाकिस्तान को एक सफ़े पर ले आया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने भी इस मुआहदे को सराहा, जबकि कई तजज़ियाकार इसे वाशिंगटन के लिए एक इशारा समझते हैं कि खित्ते के इत्तेहादी अब अपनी सलामती की जिम्मेदारी खुद उठाना चाहते हैं। मगर मुआहदे का मुकम्मल मतन अभी तक मंज़र-ए-आम पर नहीं आया, ना कोई मुश्तरका कमांड का ऐलान हुआ, ना फौजी नफाज का तरीकाकार वाज़ेह हुआ। यानी जैसा कि माहिरीन समझते हैं ये अभी नेटो जैसा इत्तेहाद नहीं मगर समत वाज़ेह है। और इसी मुआहदे के दस्तखत के सिर्फ 11 रोज बाद पहला इम्तिहान सामने आ गया। 18 अगस्त को इसराइल ने हल्ब के करीब अबू ज़हूर फजाई अड्डे को निशाना बनाया। इसराइली मौक़िफ़ वाज़ेह था कि यह कार्रवाई इस खदशे के पेश नज़र की गई कि तुर्क अफवाज वहां तैनात होने वाली थी। ये कोई मामूली बात नहीं है। इसराइली वज़ीर दफ़ा पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि इसराइल शाम में गैर मुअय्यना मुद्दत तक अपनी फौजी मौजूदगी बरकरार रखेगा, बिल्कुल उसी तर्ज पर जैसे लबनान और गजा में किया गया। मगर शाम तो तुर्की का सबसे बड़ा इत्तेहादी है और मामला इतना हसास था कि खुद अमेरिकी एलची ने खबरदार किया कि ऐसी कार्रवाइयां इसराइल और तुर्की को बराह रास्त तसादम की तरफ धकेल सकती हैं। सोचिए, अगर तुर्किया और इसराइल वाकई आमने सामने आ गए तो मक्का मुआहदे का पहला हकीकी इम्तिहान शुरू हो जाएगा। और इस इम्तिहान में पाकिस्तान कहां खड़ा होगा। और इसी दौरान एक और गैर मामूली वाकया भी पेश आया। शामी वज़ीर ख़ारजा असद हसन अल शुबानी पाकिस्तान पहुंचे। तकरीबन 2 दहाइयों बाद किसी शामी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान का ये पहला दौरा था। ये कोई रस्मी मुलाकात बिल्कुल नहीं थी। उन्होंने पाकिस्तानी क़यादत के सामने वाज़े मौक़िफ़ रखा कि इसराइल को ये हक हासिल नहीं है कि वो शाम को बताए कि इनका इत्तेहादी कौन होगा। शाम ने 2 टोक अंदाज में कहा कि तुर्किया हमारा अहम इत्तेहादी है और रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी वाज़े मौक़िफ़ दिया कि पाकिस्तान शाम की खुदमुख्तारी, वहदत और इलाकाई सालमियत की मुकम्मल हमायत करता है और गोलान की पहाड़ियों पर शाम के मौक़िफ़ की भी हमायत जारी रखेगा। मगर सबसे हैरानकुन बात अभी बाकी थी। पाकिस्तान ने शाम और ईरान के दरमियान सालसी की पेशकश का इंदिया भी दिया है और शामी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि अगर पाकिस्तान सालसी करना चाहे तो इन्हें कोई एतराज़ नहीं है। अब यहाँ एक उलझन पैदा होती है, शाम और ईरान का आखिर मसला क्या है? क्योंकि एक तरफ इसराइल ने ईरान पर हमला किया, दूसरी तरफ शाम को भी दबाव में रखा हुआ है। तो फिर शाम और ईरान के दरमियान उलझन या इख्तिलाफ क्यों है? इसका जवाब मिलता है बशारुल असद के ज़वाल में। असद के दौर में शाम और ईरान
करीबी इत्तेहादी थे। ईरान ने खाना जंगी में असद हुकूमत की भरपूर मदद की और अपने असर और रसूख को गहरा किया, मगर दिसंबर 2024 में असद हुकूमत का खात्मा हुआ और नई शामी क़यादत ईरान की बजाय तुर्की, अमेरिका और अरब दुनिया के करीब हो गई। नई हुकूमत ईरान के साबका असर और रसूख, मसल्ह गिरोह और हिजबुल्लाह की हमायत को अपनी सालमियत के लिए खतरा समझती है। नतीजा, शाम और ईरान के लिए सफारती ताल्लुकात तकरीबन मुंजमद हो चुके हैं और अब पाकिस्तान, जो ईरान का पड़ोसी भी है और नई शामी हुक्मरानों का दोस्त भी, इस दरार को पाटने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब मिलकर कितनी बड़ी ताकत बनते हैं। आलमी फौजी ताकत के अदाद शुमार के मुताबिक तीनों ममालिक की मिलाकर तकरीबन 14 लाख फाल फौजी एहलकार, 3400 तैयारे, 6000 टैंक और 340 से जायद बहरी असासे हैं। ये मजमुआ एक बड़े तेल बरामद कनंदा यानी सऊदी अरब, नेटो की दूसरी बड़ी फौज तुर्की और वाहिद मुस्लिम एटमी ताकत को एक सफ में लाता है। पाकिस्तान के पास तकरीबन 6,60,000 फौजी, 331 लड़ाका तैयारे और एटमी सलाहियत है। तुर्की के पास 4,81,000 फौजी, 200 से ज्यादा लड़ाका तैयारे, जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी और अपना मुकामी 5th जनरेशन का लड़ाका तैयारा कान जेरे तैयारी है। सऊदी अरब 2,47,000 फौजियों के साथ सबसे ज्यादा दिफाई बजट रखता है। 2025 में 83 अरब डॉलर, जो दुनिया में 8वें नंबर पर है। समंदर में सबसे आगे तुर्की है, 192 बहरी जहाज, 1 लाख बहरी एहलकार। खुश्की पर पाकिस्तान का तजर्बा और एटमी सलाहियत इसे मुमताज बनाती है और फिजा में तुर्की की ड्रोन टेक्नोलॉजी पहली दुनिया भर में मिसाल बन चुकी है। तीनों अलग अलग महदूद हैं मगर इकट्ठे एक नया स्ट्रेटेजिक ब्लॉक, और इस नई सफबंदी ने खुद इसराइल के अंदर भी हलचल मचा दी है। इसराइली सियासत में इस मामले पर बहस शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। नेतन्याहू और नफ्ताली बेनेट एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रही हैं। शायद इसराइल ये समझ रहा था कि ईरान को कमजोर करने के बाद खित्ते में इसके लिए रास्ता मुकम्मल तौर पर हमवार हो जाएगा, मगर तुर्किया की मुमकिना शाम में मौजूदगी, पाकिस्तान की बढ़ती सफारती सरगर्मी और सऊदी अरब का दिफाई ताउन, इन तीनों ने पूरा हिसाब किताब बदल कर रख दिया। तो दोस्तों, मशरिक़ वस्ता एक नए खतरनाक मोड़ में दाखिल हो रहा है। ईरान की जंग के बाद अब शाम का महाज खुल सकता है और इस महाज की एक डोर चाहे दूर से ही सही इस्लामाबाद से जा मिलती है। मक्का मुआहिदा कहता है कि एक पर हमला सब पर हमला, और इसराइल पहले ही शाम में तुर्क मौजूदगी के शुबे में बमबारी कर चुका है। सवाल अब ये नहीं कि इसराइल अगला कदम क्या उठाएगा, सवाल ये है कि अगर तुर्किया और इसराइल वाकई टकरा गए तो क्या पाकिस्तान महज एक दस्तखत कुनंदा रहेगा या इसे मक्का मुआहिदे का वादा निभाना होगा।